नमस्कार। आप देख रहे हैं हरकारा डीप डाइव और मैं हूं निधीश त्यागी। आज हम बात करेंगे नफ़रत की हिंसा के आतंकवाद के बारे में। भारत एक बहुत बड़ा देश है जहां बहुत सारी परियोजनाएं चलती रहती हैं। भारत परियोजनाओं का देश है। केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के 11वें साल सत्ता में खत्म होने पर बहुत सारी उपलब्धियां और जो है खुशियां, शुभकामनाओं के संदेश के साथ जनता के पास जा रही है और ये बता रही है कि ये उनका कितना अधिक योगदान है हमारे देश की तरक्की में और देश के आज के हालात में। मुख्यधारा के मीडिया के लोगों को भोज पर बुलाया जा रहा है, उनको ब्रीफ किया जा रहा है, इन्फ्लुएंसर्स को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और ये एक तरह से नए तरह का वो ट्रेंडिंग रहा है इस बीच। पर इन सारे चीज़ों के बीच में वो अपनी एक उपलब्धि बताना वो रह गई है बताने से, जो कि हम बता रहे हैं, और वो सबसे सफल परियोजनाओं में से एक है पिछले 11 सालों की, और वो है नफ़रत की हिंसा फैलाने की परियोजना। इस देश में एक हिंसा का प्रोजेक्ट और नफ़रत का काम लगातार चलता जा रहा है और वो 11वें साल भी बदस्तूर जारी रहा। इस बीच जब ये शुरू हुआ था तो हमको लगता था कि ये एक फ्रिंज की चीज़ है, एक ये अपवाद है, ये गाहे बगाहे कुछ हो गया है। पर इतने सालों में जब हम उसको एक साथ इकट्ठा करके देखते हैं तो एक साफ पैटर्न, एक साफ टेम्पलेट, एक साफ कार्य योजना नज़र आती है जो हमारे राजनीतिक और सामाजिक दोनों संरचनाओं को एक तरह से प्रभावित भी कर रही है। राजनीतिक फ़ायदा इसमें शायद कुछ लोगों को और एक पार्टी को या कई पार्टियों को मिल तो रहा है, पर इसकी एक सामाजिक कीमत है जो भारत देश और मैं और आप चुकाते हैं। एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने शुक्रवार 20 जून 2025 को भारत में पिछले एक साल के हेट क्राइम पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट डाटा और तथ्यों पर आधारित है, जिसमें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले साल 7 जून 2024 से 7 जून 2025 के दौरान भारत में हुए हेट क्राइम और हेट स्पीच की घटनाओं का जिक्र है और उनका विश्लेषण भी। और इस रिपोर्ट को जब आप देखते हैं तो उससे उसका एक पैटर्न और टेम्पलेट दिखलाई पड़ता है। इसलिए भी वो ज़रूरी है क्योंकि उसमें ये साफ दिखलाई पड़ता है कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, ख़ासतौर पर जो मुसलमान हैं और ईसाई हैं, उनके खिलाफ जो बढ़ती और व्यवस्थित हिंसा का एक तरह से वह दस्तावेजीकरण है, क्योंकि इन घटनाओं को दर्ज करने के लिए कोई आधिकारिक सरकारी प्रणाली मौजूद नहीं है। हमने इस बारे में जो इस रिपोर्ट की जो लिखने वाली हैं उनसे बात की और तज़ीन जो है वो इस रिपोर्ट की लीड राइटर हैं। लेकिन अमूमन तौर पे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फॉल्स इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, या कई बार ये होता है कि जो पुराना हेट क्राइम है उसको वो फिर से इट्स अगेन इन द सर्कुलेशन, क्योंकि ज़्यादा ग्रूसम होता है, या फिर एक वीडियो जो है जो किसी और इंसिडेंट की है वो किसी और लोकेशन के साथ, किसी और डेट के साथ, फॉल्स इन्फॉर्मेशन के साथ इसेंशियली शेयर होती है। तो इस वजह से हम लोग ये ज़रूर करते हैं कि सोशल मीडिया से हम लोग जितने इंसिडेंट्स डेटा सेट में डालते हैं हेट क्राइम के, उनको हम लोग क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं न्यूज़ रिपोर्टेज के साथ। और हेट स्पीचेस के साथ भी हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अमूमन सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेशन में आ जाती हैं हेट स्पीचेस, लेकिन उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करना न्यूज़ रिपोर्टेज के साथ सबसे अहम और सबसे मुश्किल काम है। और क्योंकि अमूमन तौर पे ज़्यादातर हम नहीं कर पाते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन विद न्यूज़ रिपोर्टेज, तो हमें बहुत ज़्यादा हेट स्पीच इंसिडेंट्स जो हैं वो हटाने पड़ते हैं, जो हम फर्स्ट डेटा सेट में जो फर्स्ट एंट्री होती है विदाउट क्रॉस वेरिफिकेशन, उससे हमें बहुत ज़्यादा, आई थिंक इसमें से तकरीबन 50 से ज़्यादा हेट स्पीच इंसिडेंट्स हमें हटानी पड़ी थी, क्योंकि हम क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कर पाए थे न्यूज़ रिपोर्टेज से। इस हेट क्राइम रिपोर्ट से पता चलता है कि हर माह औसतन 82 हेट क्राइम की घटनाएं भारत में होती हैं। इस एक वर्ष की अवधि में कुल 947 हेट क्राइम की घटनाएं दर्ज की गईं। इसमें 602 हेट क्राइम जैसे शारीरिक हिंसा, तोड़फोड़, बहिष्कार थे। 345 हेट स्पीच यानी भड़काऊ भाषण की घटनाएं थीं। हिंसा और मौतें, शारीरिक हिंसा की 173 घटनाओं में
25 लोगों की मौत हुई और सारे मृतक मुस्लिम थे। दर्ज की गई 345 हेट स्पीच मामलों में से 178 भाषण भारतीय जनता पार्टी से जुड़े व्यक्तियों ने दिए थे। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा शासित राज्यों में हेट क्राइम की घटनाएं अधिक होती हैं। सबसे ज़्यादा घटनाएं 217 उत्तर प्रदेश में हुई और जिन राज्यों में चुनाव चल रहे होते हैं या चुनाव होने वाले होते हैं वहाँ भी इन घटनाओं में वृद्धि होती चली जाती है। इस रिपोर्ट में जो पीड़ित बताए गए हैं वो 2,964 लोग जो सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, 1460 मुसलमान हैं, 1504 ईसाई हैं। पुरुषों को ज़्यादा निशाना बनाया गया, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध भी बढ़ रहे हैं। 62 नाबालिग और 10 वरिष्ठ नागरिकों को भी इन अपराधों का शिकार बनाया गया। घटनाओं में वृद्धि का कारण बताया जाता है कि धार्मिक त्यौहार हैं, जैसे कि नवरात्रि के दौरान या होली और रामनवमी के दौरान हिंसाएं बढ़ जाती हैं। ये ईद के दौरान भी बढ़ती हुई देखी गई थी। पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के माहौल में मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम में तेज उछाल आया और विवादित मुद्दे जो गौरक्षा को लेकर है, धर्मांतरण के आरोप हैं, लव जिहाद और औरंगजेब जैसे इतिहास के जो चरित्र हैं उनको लेकर जो विवाद खड़े हो रहे हैं, उनका इस्तेमाल इसके लिए किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि चुनाव और हेट क्राइम के बीच एक संबंध है। दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसे चुनावी राज्यों में मतदान से ठीक पहले हेट स्पीच और हेट क्राइम की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। रिपोर्ट का तर्क है कि यह चुनावी ध्रुवीकरण के लिए एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, जो अक्सर भाजपा के लिए ही फायदेमंद साबित होती है। अपराध के लिए जिम्मेदार संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की संलिप्तता प्रमुख रूप से पाई गई। हेट स्पीच देने वालों में भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों के नेता सबसे आगे थे। कुल 602 हेट क्राइम में से केवल 81 मामलों 13% मामलों में ही एफआईआर दर्ज होने की जानकारी मिली, जो कि ये बताती है कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली कितनी सुस्त है और जो लोग पीड़ित हैं उनका भरोसा उन पर से उठता जा रहा है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि कोई भी छोटा सा बहाना हो, हम मुसलमानों के खिलाफ उसको एक अभियान की तरह छेड़ने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते। जब पहलगाम हुआ तो पूरा का पूरा कश्मीर और देश भर के मुसलमान देश की आवाज़ के साथ थे और आतंकवाद के खिलाफ उन सब ने आवाज़ उठाई, पर फिर भी उनको इसका शिकार बनाया गया और कई जगहों पर उनके साथ हिंसा और उनके साथ हेट स्पीच जैसी घटनाएं सामने आईं। इसमें कई भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री भी शामिल थे और उनमें से कुछ के खिलाफ अदालत ने कुछ कहा तो, पर फिर भी वो अभी भी सत्ता में बने हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध ने सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा कर दी, जिसके कारण मुसलमानों को निशाना बनाने वाले हेट क्राइम की घटनाओं में तेजी से उछाल आया। इस हमले के कारण हुई पहली हेट क्राइम की घटना 23 अप्रैल को दर्ज की गई। हेट क्राइम की घटनाओं में यह उछाल 23 अप्रैल से 6 मई 2025 तक रहा। इस उछाल के दौरान 136 मुसलमान प्रभावित हुए। हेट स्पीच के मामले में केवल 8 भाषण पहलगाम आतंकी हमले से संबंधित थे। पहले 5 भाषण हमले के शुरुआती दिनों में दिए गए। पर क्या यह मुस्लिम आतंकवाद है? यह आतंकवाद तो है, पर शायद ये हिंदू आतंकवाद है जो हम अपने ही देशों के अल्पसंख्यकों के खिलाफ कर रहे हैं, जो कि इस रिपोर्ट से साफ होता है। बीफ लिंचिंग के मसले पर जो आजकल नौजवान उत्तर भारत में ट्रकों को रोक रहे हैं और मार रहे हैं और कत्ल कर रहे हैं लोगों का, ये इस वजह से हो रहा है कि ये सरकार ने ऐसे कानून पास किए हैं जो कहती है कि अगर आप सच्चे मन से गौरक्षा करें तो कोई जुर्म नहीं होता आप पर। ये बात सही है कि कत्ल जब होता है तो एक केस दर्ज होता है, लेकिन हर एक राज्य के कानून में लिखा गया है ये कि अगर आप सच्चे दिल से ये काम कर रहे हैं तो आपको कोई सजा नहीं होगी। तो जब आप समाज को ये कहते हैं कि ये आपको करना है और कानून ये है, तो अब हिंसा तो होगी ही। भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक उत्थान है और ये हेट क्राइम प्रोजेक्ट है, क्या इनको साथ में जोड़कर देखा जा सकता है? जब जब चुनाव आते हैं तो ये हेट क्राइम और हेट स्पीचेस एकदम से बढ़ा दी जाती हैं और उसके सियासी फायदे भारतीय जनता पार्टी ही उठाती है। आतंकवाद तो एक समस्या है, साथ में चुनौती भी।
पर भारत में जो हिंसा नफ़रत को लेकर हो रही है और जो नफ़रत को लेकर जो भाषण दिए जा रहे हैं, क्या वो एक किसी आतंकवाद से अलग है? क्या उसमें भी किसी खास धर्म के खिलाफ लोगों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है? क्या क्या उससे भी देश को बांटने की कोशिश नहीं की जा रही है? क्या उससे भी हमारा संविधान और हमारे संविधान के मूल्य खतरे में नहीं आ रहे हैं? क्या ये एक आतंकवाद नहीं है कि जब उस हिंसा और उस घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई बहुत धीमी और कमज़ोर हो और अदालतें लगभग सोती हुई दिखलाई पड़ें? क्या इससे भी नहीं पता चलता है कि अदालतें जब कुछ कर देती हैं तब भी उसके बाद सरकार कुछ करती हुई नहीं दिखलाई पड़ती? यहाँ पर बात नफ़रत, हिंसा और बयानों की नहीं है, पर इस बात की भी है कि जो इसका शिकार बनते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों की बहुत सारे मामले आए हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, उनके खिलाफ भी जांच बैठा दी गई है और उनको भी जेल में डालकर जमानतें देने में काफ़ी देरी की गई है। तो जो दरअसल शिकार हैं, जिनको खतरा है इस नफ़रत की हिंसा और बयानों से, दरअसल उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। ख़ासतौर पर जो गौरक्षा वाले जो मामले जहाँ भी हुए हैं वहाँ पे प्रोसेस को ही पनिशमेंट बनाने की पूरी कोशिश इस सरकार में और इस निज़ाम में होती रही है। इस वर्ष में हेट स्पीच की 345 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें से 109 भाषण किसी राजनीतिक दल या उससे जुड़े संगठन के सदस्यों द्वारा दिए गए, जिनमें से अधिकांश के लिए भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जिम्मेदार थे। 139 भड़काऊ भाषण सार्वजनिक पदों पर निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा दिए गए, जिनमें से 5 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 63 भाजपा सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने और 71 अन्य निर्वाचित व्यक्तियों ने दिए। यह चिंताजनक है कि इस वर्ष 2 न्यायाधीशों और 1 राज्यपाल ने भी हेट स्पीच दी। वास्तव में हेट स्पीच देने वाले निर्वाचित अधिकारियों में से एक सरपंच भी था। जिन कार्यालयों को राजनीति से अलग माना जाता है और जिनसे न्याय रखने की उम्मीद की जाती है, उन तक नफरत का पहुंचना परेशान करने वाला है। ये डेस्परेशन नहीं है, डेस्परेशन से ज्यादा यह एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड है, जिस मेथड से हिंदू इलेक्टोरेट को, जो हिंदू इलेक्टोरेट है, मतदाता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं, और चुनने के कारण कई हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रमुख कारण जो सारे लोग बतलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुना जाता है, जो नरेंद्र मोदी नीत भारतीय जनता पार्टी है, वह यह कि वह मुसलमानों के खिलाफ नफरत को सबसे तीखेपन से अभिव्यक्त करती है और इस वजह से वह आकर्षित करती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे कारणों से भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को यह भ्रम है कि ये बहुत अच्छा प्रशासन देते हैं। बहुत सारे लोग इस कारण देते हैं कि तथाकथित लोक कल्याण की योजनाएं पेश की जाती हैं, लेकिन इस पूरे मैंडेट को इन हेट क्राइम्स के जरिए कन्वर्ट कर दिया जाता है एंटी मुस्लिम मैंडेट। हिंसा और घटनाओं को हवा देने का काम मुख्यधारा का मीडिया भी कर रहा होता है, पर जब मैंने रिपोर्ट बनाने वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो इतना बड़ा काम है जिसके लिए उनके पास संसाधन अभी फ़िलहाल नहीं है। पर वो भी एक देखने की बात है कि जहां आपके मुख्यधारा के मीडिया, आपके चैनलों में और आपके व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे नफ़रत के कितने सारे संदेश, कितनी सारी फेक न्यूज़, कितनी सारी तोड़ मरोड़ के भेजी हुई खबरें, कितनी सारी गलत सलत कुछ भी बातें आप तक भेजी जा रही हैं और उनकी तस्दीक करना, उनकी पुष्टि कर पाना बहुत मुश्किल काम है। और ये काम भी सरकार का और एक समाज का होना चाहिए किसी भी लोकतंत्र में कि हम उन खबरों को, उन सूचनाओं को, उन जानकारियों को ही आगे बढ़ाएं जो कि प्रामाणिक हो, जिनकी तस्दीक हो चुकी हो, जो कि तथ्यात्मक हो, पर वो भी देखने को नहीं मिलता। ये रिपोर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे हम बजाय छुटपुट घटनाओं के एक बड़ी परियोजना की तरह हम देख सकते हैं। वो किसी पार्टी या किसी राजनीतिक दल या विचारधारा की एक रणनीति का हिस्सा है और उसके जरिए वो अपने चुनावी लाभ लगातार उठाना चाहते हैं और वोटों की फसल काटना चाहते हैं। पर साथ में ये खतरा भी है कि क्या हम हिंदू पाकिस्तान होने की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम अपने देश वालों के खिलाफ ही नफ़रत से होने वाली इस हिंसा को और इस प्रवृत्ति को
एक आतंकवादी कार्रवाई में बदल रहे हैं। और ये सवाल गंभीर सवाल है जिसको लेकर हम सबको अपनी अपनी तरह से सोचना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि आप इसमें किस तरफ खड़े हैं, कि हम इसके समर्थन में हैं या हम इसके विरोध में हैं या हम इसके बारे में चुप रहना चाहते हैं। और हमारे लिए ये तय करना ज़रूरी है कि आगे के भारत के लिए हम इसको किस तरह से आगे बढ़ाना या घटाना चाहते हैं। आज के हरकारा डीप डाइव में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अपने अंक के साथ। बहुत शुक्रिया।